आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 जर्नल एंट्रीज का नेक्स्ट टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग का टॉपिक है एबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है विच इज नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसे हम बिजनेस के खर्च के रूप में नहीं देखते हैं। शुरुआत करते हैं लॉस से। सबसे पहले लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है? ऐसा लॉस जो इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन होगा। हम करेंगे तो भी होगा, आप करोगे तो भी होगा। जितना भी ड्यू केयर ले लो ऑपरेशंस में, फिर भी वो लॉस होगा। एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, चाय का कप। चाय पी लिए हमने, रख दिया चाय का कप। इस चाय के कप को 2 दिन तक वहीं छोड़ दो, मत धो, रहने दो। 2 दिन बाद देखोगे नीचे कप में अंदर कप के अंदर नीचे एक रिंग बन गया है, कलर, चाय के कलर का एक रिंग बन गया है। वो क्या है? वो चाय है जो उस कप में धीरे धीरे नीचे बैठ गया, धीरे धीरे 2 दिन में सूख गया। ये तो चाय है, वही चाय है जो आपने खरीद कर बनाया था, कप में डालकर लाया था, जिसे आपने कप में डालकर लाया था। आप उस पूरे चाय को नहीं पी पाए, थोड़ा सा चाय छूट गया। और कोई भी पूरा चाय को नहीं पी पाएगा, थोड़ा सा चाय का क्वांटिटी कप में जरूर छूट जाएगा। चाहे हम पिए, चाहे आप पिए, चाहे कोई भी पिए, वो चाय के कप में थोड़ा सा क्वांटिटी चाय का छूट जाएगा, सभी से छूटेगा। जब पिएंगे तभी छूटेगा। तो ये जो चाय नीचे छूट गया, ये हमेशा छूटेगा। ये जो चाय छूट गया, ये मेरा नुकसान है, मैंने खरीदा था उस चाय को, ये मेरा नुकसान है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा नॉर्मल लॉस है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। इस नॉर्मल लॉस को हम लोग पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन समझते हैं। इस नॉर्मल लॉस को हम लोग पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन समझते हैं। इस नॉर्मल लॉस जो हुआ, इसके लिए आपने अलग से कोई पेमेंट या खर्च नहीं किया। आपने जब चाय, चीनी, दूध खरीदा था, उसी में से सम क्वांटिटी नॉर्मल लॉस हो गया। तो वो जो नॉर्मल लॉस हुआ, वो उसी क्वांटिटी में था जो आपने टोटल खरीदा था। यानी उसके लिए आपने जो टोटल पेमेंट किया था, उसी में से वो छूट गया। और चूंकि आप इसको बिजनेस का खर्च मानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, इसलिए इसका कोई अलग से जर्नल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपने खरीदा था टोटल क्वांटिटी, तो आपने उस टोटल क्वांटिटी को खरीदने का जो आपने पेमेंट किया, उसे खर्च मान लिया। और उसी टोटल क्वांटिटी के अंदर का ही एक वैल्यू है जो नॉर्मल लॉस हुआ। चूंकि टोटल को आपने रिकॉर्ड कर दिया खर्चा, तो उसके अंदर का जो वैल्यू है उसे अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से नॉर्मल लॉस के लिए कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कह दो नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड। नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड। इसके बारे में आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। It is a part of business activities या बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ आपको करना पड़ता है, उसी में से एक पार्ट है आपका नॉर्मल लॉस भी होता है।
तो इस तरह से नॉर्मल लॉस का हम लोगों को कोई जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस में। क्या है एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस वो है जो या तो हम ड्यू केयर लेते हैं तो हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम ड्यू केयर ले तो हम उसे रोक सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और वही चाय के कप का एग्जाम्पल लेते हैं। जब मम्मी छोटे भाई बहन को, मम्मी आपके छोटे भाई बहन को एक कप चाय पकड़ा देती है और कहती है जाओ पापा को दे दो, तो चाय का कप कैसे ले जाना चाहिए? आराम से पकड़ो, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलो, तो चाय सेफली पापा तक पहुंच जाएगा। लेकिन छोटा भाई बहन तो छोटा भाई बहन है, उसमें बचपना भरा है। अगर वो हिलते डुलते नाचते खेलते कूदते गया तो क्या होगा? चाय छलक जाएगा, और जो चाय छलक जाएगा, गिर गया, वो आपका लॉस हो गया। और इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। इस एबनॉर्मल लॉस को अगर आप ड्यू केयर लेते तो आप रोक सकते थे, धीरे धीरे लेकर जाओ। लेकिन चूंकि आपने ड्यू केयर नहीं लिया, आप उछलते कूदते चले गए, स्मूथली नहीं गए, रफली गए, तो आपने कुछ चाय गिरा दिया और इस तरह से आपने एबनॉर्मल लॉस कर दिया। अब ये जो एबनॉर्मल लॉस है, इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड इट इज नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। इसको हम लोग बिजनेस का खर्च नहीं समझते हैं, बिजनेस का पार्ट नहीं समझते हैं। कहने का मतलब, इसे हम अपने बिजनेस का खर्च नहीं समझते हैं, इसे हम सेपरेटली एक लॉस समझते हैं और इसे हमको रिकॉर्ड करना होगा। इसे हम रोक सकते थे बाय टेकिंग ड्यू केयर। अगर हम केयरफुल रहते तो बच जाता। अब एबनॉर्मल लॉस होते कैसे कैसे हैं? आग लग गया दुकान में, बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लग गया, लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस के क्या क्या नाम हो सकते हैं? नंबर 1, लॉस बाय फायर, आग लग गया। चोरी हो गया, चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट। तो इस तरह से एबनॉर्मल लॉस जो होता है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट इट बी जनवरी 5th। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹500। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹500। अब रूल एंट्रीज, journal entries, अब गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹500। क्या लॉस हुआ? गुड्स। एक बात याद रखिएगा, गुड्स जब आप खरीद के लाएं तो आइटम का नाम परचेजेस,
जब आप बेचें तो आइटम का नाम सेल्स। अब तक हम लोग इतना समझे हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। गुड्स जब एट कॉस्ट बात होगा तब परचेजेस, जब रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न, जब प्रॉफिट ऐड करके या लॉस सफर करके बेचेंगे तब सेल्स। अब यहां गुड्स लॉस्ट हुआ है, खो गया है। यहां एक फ्रेज याद रखिएगा, व्हाट इज लॉस्ट। क्या खोया? आंसर होगा कॉस्ट इज लॉस्ट। जब भी आपका कुछ खोएगा तो आप उसका लागत, आप उसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे। व्हाट इज लॉस्ट? कॉस्ट इज लॉस्ट। तो गुड्स जब लॉस हुआ तो गुड्स का कौन सा प्राइस हम कंसीडर करेंगे? हम गुड्स का परचेज प्राइस, यानी कितने में हमने खरीदा है, क्या हमारा कॉस्टिंग है, वो हम कंसीडर करेंगे। और जब हम लोग कॉस्ट प्राइस को कंसीडर करेंगे तो गुड्स को परचेज नाम से लिखेंगे। यहां क्या हो रहा है? गुड्स लॉस हुआ, कैसे? आग लगने से। तो हमारा दो आइटम होगा, एक होगा लॉस बाय फायर और दूसरा होगा गुड्स जिसको हम लिखेंगे परचेजेस। दूसरा होगा गुड्स जिसको हम लिखेंगे परचेजेस। अब लॉस बाय फायर ये नॉमिनल है। नॉमिनल में दो ही बात, एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो यहां लॉस बाय फायर ऑब्वियसली ये आपका लॉस है, लॉस है तो डेबिट कर दो। अब गुड्स, आग लगने से वो चला गया। गुड्स जिसको हम परचेजेस कहेंगे वो है रियल, वो चला गया यानी गोज, और गोज है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? एवरीवन? आगे जो डेबिट है उसे पहले लिख दो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट है परचेजेस उसे बाद में लिख दो, टू परचेजेस अकाउंट। कितने का? 500। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पहले भी कहे हैं हमने बोर्ड में एरिया कम है, बोर्ड में स्पेस कम है। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं नरेशन बता दिया करूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक्सक्यूज मी। नरेशन मैं बोल दिया करूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, डेट क्या है? जनवरी 5। अब सर ये तो गुड्स लॉस हुआ था, अगर गुड्स के बजाय फर्नीचर जल गया तो? फर्नीचर भी तो जल सकता है सर। अगर फर्नीचर जल गया तो दो बातें, एक लॉस बाय फायर और दूसरा गुड्स होता तो परचेजेस। गुड्स नहीं, क्या जला? फर्नीचर। फर्नीचर ले लो। फर्नीचर रियल, वो जल गया मतलब चला गया, गोज क्रेडिट। जर्नल लॉस बाय फायर टू फर्नीचर अकाउंट, बीइंग फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर। अगर सर कैश जल गया होता, जो हमारा दुकान का काउंटर टेबल है या सेफ है, वो कबर्ड हमने बनाया है लकड़ी का, जब आग लगा दुकान में तो वो कबर्ड जल गया, वो टेबल जल गया, उसका ड्रॉयर जल गया, ड्रॉयर के अंदर रखे कागज और पैसे भी जल गए। अब ये जो पैसा जल गया तो कोई बात नहीं, गुड्स है तो परचेजेस लो, फर्नीचर है तो फर्नीचर लो, कैश है तो कैश लो, कैश रियल गोज क्रेडिट। यानी अब एक समरी कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। जब भी आपका लॉस बाय फायर होगा तो लॉस बाय फायर नॉमिनल लॉस डेबिट होगा, और इस लॉस में जो सामान चला गया, जल गया, नुकसान हो गया, चला गया, वो क्रेडिट होगा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस, टू फर्नीचर, टू कैश,
whatever जो चीज का नुकसान हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे, दैट इज लॉस्ट, दैट इज गॉन। तो इस तरह से ये हो गया लॉस बाय फायर का जर्नल। यहां ये बात जरूर याद रखिएगा, जब भी आपको कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान का वैल्यूएशन एट कॉस्ट होगा। जब भी आपका कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान का वैल्यूएशन एट कॉस्ट होगा। कभी भी सेलिंग प्राइस पर उसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे। आपका सामान जल गया 100 का, वो 100 का सामान मैं 120 में बेचने वाला था, तो जो सामान नुकसान हुआ उसका कीमत हम 100 ले या 120 का मेरा नुकसान बता दें, 120 का नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस 100 जो कॉस्ट प्राइस है वो आप मान लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब ये बिजनेस में आग लगेगा, क्या ये हम नहीं जानते हैं? हम जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो इसका बचाव कीजिए। कैसे बचाव करेंगे? इंश्योरेंस ले लेंगे, फायर इंश्योरेंस ले लेंगे। क्या आपने फायर इंश्योरेंस लिया था? ये लॉस जो हुआ जनवरी 5 से पहले क्या आपने फायर इंश्योरेंस लिया था? नो सर, नहीं लिया था। ओके, देन दिस लॉस इज ऑल योर्स। ये पूरा लॉस आपको सहना पड़ेगा और ये जो आपका लॉस है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आगे चलकर हम आपको आगे के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ये जो शब्द मैंने कहा इसके बारे में हम आपको आगे चलकर आगे के वीडियोस में एक्सप्लेनेशन देंगे। थोड़ा सा और आपका डेवलपमेंट होने के बाद आप इन बातों को समझ पाएंगे। बस अभी इतना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जब तक आदमी जिंदा है शाम को वापस घर आता है, और जिस दिन आदमी मर गया शाम को वापस घर नहीं आएगा, शमशान जाएगा, कब्रिस्तान जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट के जो आइटम हैं ये साल अंत होने के पहले तक रोज घर आएंगे, जमा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, और जिस दिन साल का अंत आएगा, एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होगा, उस दिन वो सारे नॉमिनल का जो टोटल है उसको पूरे को उठा के शमशान भेज देंगे, और वो शमशान का नाम यहां है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बाद में एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़ा जान लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां आप अपने सारे खर्चों को एक तरफ रखते हो, सारे इनकम्स को दूसरी तरफ रखते हो, और इन खर्चों और इनकम्स के टोटल को आप कंपेयर करते हो। कंपैरिजन के बाद पता चला इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आप कह देते हो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा है मैंने एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट अर्न किया क्योंकि मेरा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आप कहेंगे मैंने लॉस सफर किया है। बस इतना ही इसमें। अभी इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इसके स्पेसिफिक सेशन में दूंगा। अभी आगे चलते हैं। तो ये जो लॉस है मेरा, इसे मुझे पीएल में ट्रांसफर कर देना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर करने का सीधा सा कंसेप्ट, ये नॉमिनल अकाउंट डेबिट है तो इस नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर दो टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना डेबिट है? 500, उतना क्रेडिट कर दो। और इसे ट्रांसफर कहां लेना है? पीएल में। तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो, सेम वैल्यू 500। और इस तरह से ये आपका जो लॉस है वो ट्रांसफर हो गया आपके पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सर ये जर्नल तब हुआ जब मैंने 5 तारीख लॉस होने से पहले इंश्योरेंस नहीं लिया था। लेकिन सर अगर हम 5 तारीख से पहले, आग लगने से बहुत पहले, एक दिन पहले चाहे 10 दिन पहले, आग लगने से पहले अगर मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया था तो
दिस ऑल लॉस इज नॉट योर्स, मे बी नॉट योर्स। क्या होगा, जैसे ही आपके दुकान में आग लगेगा आप उसे पहले तो बुझा लो और उसके बाद इमीडिएट अपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करो कि भाई देखो आकर मेरा नुकसान हो गया और इस नुकसान के भरपाई के लिए मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है। कौन सा एग्रीमेंट? फायर इंश्योरेंस का एग्रीमेंट। सो आप आइए और मेरे नुकसान का भरपाई कीजिए। वो लोग आएंगे, इमीडिएट भरपाई नहीं करेंगे, पहले वो आकर इन्वेस्टिगेट करेंगे जो आप कह रहे हैं लॉस हुआ है, हां हुआ है या नहीं। दूसरा, कितने का लॉस आप क्लेम कर रहे हैं? 500 क्लेम करने लायक है या नहीं है। उन्होंने देखा हां लॉस हुआ है और 500 क्लेम करने लायक है, तो वो आपसे ये कहकर चले जाएंगे, वो ये कहकर जाएंगे, वो ये एडमिट करके जाएंगे कि हां आपका लॉस हुआ है और ये लॉस हम लोग भरपाई करेंगे, हम लोग भरपाई करेंगे। इमीडिएट वो लेकर नहीं आता है पैसा और ले लो हम जा रहे हैं, पेमेंट हो गया, नहीं। पहले वो आएगा, देखेगा और जितने डॉक्यूमेंट के काम हैं वो सब वो पहले फुलफिल करेगा और उसके बाद वो 5 दिन बाद चाहे 10 दिन बाद, एक रिक्वायर्ड पीरियड है, उस पीरियड में वो अपना सारा प्रोसेस करने के बाद आपको पेमेंट कर देगा। और ये पेमेंट वो आपको कैश नहीं करेगा, आपके अकाउंट में करेगा, बैंक अकाउंट में वो पेमेंट करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हमने लॉस से पहले फायर इंश्योरेंस नहीं लिया था तो ये पूरा लॉस मेरा हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर इस लॉस, आग लगने से पहले मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया था तो मैं लॉस के बाद अपने इंश्योरेंस वालों को कॉल करूंगा, बुलाऊंगा, क्लेम करूंगा, देखो आग लग गया, मैंने इंश्योरेंस किया है, मुझे भरपाई करो। वो लोग इस क्लेम को देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट के बाद जस्टिफाई करेंगे और वो ये कह कर गए कि हाँ भाई वाकई में आपका लॉस हुआ है, ये पूरा 500 हम लोग आपको भरपाई देंगे। ये कहने का मतलब है कि उन्होंने, इंश्योरेंस वालों ने हमारे क्लेम को एडमिट किया, हमारे क्लेम को मान लिया। जब वो लोग हमारे क्लेम को एडमिट करेंगे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से देगा, 10th इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड a claim of ₹500। लॉस 500 का था और उन्होंने क्लेम एडमिट किया 500, मतलब दे एडमिटेड द क्लेम इन फुल, पूरा क्लेम मान लिया। तो जब वो एडमिट करेगा 10 तारीख को, तब हम जर्नल बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 500, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 500 टू लॉस बाय फायर 500। यहां 2 तरह से बात करेंगे, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात, यहां देखो लॉस बाय फायर जो डेबिट था उसे मैंने क्रेडिट कर दिया, जैसा हम पहले भी कह चुके थे। अब ये जो वैल्यू है, पहले हम लोग क्या किए थे, द होल लॉस इज योर्स, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किए थे। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस लिए हैं और इंश्योरेंस वाले ने क्लेम एडमिट किया है, तो फिर ये लॉस मेरा नहीं है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां थोड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अकाउंट्स में जो स्टूडेंट्स नए हैं, 11 में है, स्टार्टिंग पॉइंट में है, वो थोड़ा यहां कंफ्यूज होते हैं। वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है सर, ये तो पर्सनल है, क्रिएटेड बाय लॉ,
पर्सनल में हम जानते हैं रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो यहां सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा है, तो क्या सर वो पर्सनल रिसीवर है? वो पाया है? वो तो पाया नहीं है, वो तो बोल कर गया है देंगे, वो देगा इन फ्यूचर, वो एट प्रेजेंट ना पाया है ना दिया है। तो सर हम लोग रूल जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अगर पर्सनल है, रिसीवर है, तो वो डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी तो पर्सनल है, ये तो पता है। अब अगर वो रिसीवर है तो डेबिट। सर यहां इंश्योरेंस कंपनी डेबिट तो हुआ है, लेकिन सर वो रिसीवर नहीं है, तो आप यहां कंफ्यूज होने लगते हैं। यहां आप एक बात याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट का जो आपका गोल्डन रूल है, मैं उसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूं। पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? डेबिट करो किसे? रिसीवर को। डेबिट करो रिसीवर को और क्रेडिट करो गिवर को। बिल्कुल सही है ना हम लोग? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, ये हमारा गोल्डन रूल है। ओके, ये जो कह रहा है ना, ये जो कह रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में कह रहा है। मैं थोड़ा सा ग्रामर में चाह रहा हूं। ये जो कह रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो अभी पा रहा है उसे डेबिट, जो अभी दे रहा है उसे क्रेडिट। लेकिन अगर इसी पर्सनल अकाउंट को प्रेजेंट टेंस के बजाय अगर हम लोग इसको फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं, तो अगर हम इसे फ्यूचर टेंस में ले जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा। रिसीवर को हम कहेंगे विल रिसीव, तो वो विल रिसीव, तो वो क्रेडिट होने लगेगा। और गिवर को हम फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में गिवर कह रहे हैं, फ्यूचर टेंस में हम उसे कहेंगे विल गिव, और वो उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब देखो ये इंश्योरेंस कंपनी समझना आसान। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अभी दिया नहीं, बाद में देगा, अभी तो जस्टिफाई करके जा रहा है, 5-10 दिन बाद वो वहां से हमको पेमेंट भेजेगा, वो देगा, विल गिव डेबिट। और इसलिए हम लोग यहां इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किए हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर चला गया, 4 दिन बाद 14 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फॉर द क्लेम, या इसको कहेगा इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड द क्लेम बाय अ चेक ऑफ ₹500। ठीक है, मतलब वो जो वादा करके गया था, देगा, विल गिव, जिसलिए हम डेबिट किए थे, 14 तारीख को वो दे रहा है। 14 तारीख को वो दे रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल दे रहा है, प्रेजेंट टेंस, गिवर क्रेडिट। और मेरे अकाउंट में वो पैसा, बैंक अकाउंट में वो पैसा आ रहा है, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है पर्सनल, रिसीवर डेबिट। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पाया, मेरे अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट पर्सनल, रिसीवर डेबिट। क्या हो गया? क्या हो गया? बैंक अकाउंट पर्सनल, रिसीवर डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल, गिवर क्रेडिट। तो 14 तारीख को हमारा जर्नल बन गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, दोनों जगह। लेकिन जो भी लिखेंगे वही चीज दोनों जगह लिखेंगे, डिफरेंट नेम्स क्रिएट मत कीजिएगा। जब भी कोई आइटम क्रिएट कीजिएगा तो उस आइटम के लिए वही नाम हर बार यूज होगा, स्पेलिंग भी चेंज मत कीजिएगा। कितना हमें क्लेम मिला? 500। तो मेरे अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में आया 500, और इंश्योरेंस कंपनी गिवर क्रेडिट उसने दिया 500। तो इसका नरेशन था बिंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसका इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम,
इसका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। यहां तक हो गया। अब यहां थोड़ा चेंज करते हैं 10 तारीख को। यहां तो पूरा लॉस इंश्योरेंस ने सेटिस्फाई कर दिया, क्लेम एडमिट कर दिया, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 500 नहीं 300 होता, पूरा जस्टिफाई नहीं किया। उसने कहा आपने कहा 500 का नुकसान हुआ होगा, बट हमने जो जस्टिफाई किया वो 300 है, सो मैं 300 एडमिट करता हूं, मैं आपका लॉस भरपाई करूंगा। तो यहां क्या होगा, 500 का लॉस है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है, लॉस बाय फायर क्रेडिट वो अमाउंट होगा जो पहले डेबिट हुआ था। तो 2 लॉस बाय फायर 500, लॉस बाय फायर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट उसने एडमिट किया 300। 500 के नुकसान में से 300 इंश्योरेंस से भरपाई मिल गया। सर बाकी का 200 इंश्योरेंस से भरपाई नहीं मिला, मतलब वो 200 लॉस आपका है। यू हैव टू सफर, यू हैव टू बियर दैट लॉस। तो जो लॉस आप बियर करोगे उसे आप कहां ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200। इस जगह मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूं। 500 का 500 का नुकसान हुआ, अगर नो क्लेम एडमिटेड तो PL2 लॉस बाय फायर 500, इंश्योरेंस का नाम ही नहीं आएगा। अगर एंटायर अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिटेड, पूरा क्लेम एडमिट हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नहीं आएगा इस बार। तीसरी बात, अगर कुछ क्लेम एडमिट हुआ तो पूरा नहीं कुछ, तो जितना क्लेम एडमिट हुआ उतना इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, बाकी जो क्लेम एडमिट नहीं हुआ 200 वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बाकी 2 लॉस बाय फायर तो आपका 500 होना है क्रेडिट। यानी अगर पूरा क्लेम एडमिट ना हो तो अमाउंट PL में जाएगा, होल अमाउंट PL डेबिट। अगर पूरा एडमिट हो जाए तो सर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा, PL नहीं आएगा, पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। और अगर कुछ अमाउंट क्लेम एडमिट होता है और कुछ नहीं होता है तो जितना क्लेम एडमिट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा, और जितना नहीं हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। अब फाइनल एंट्री, बैंक में आने वाला पैसा आने वाला एंट्री, जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा सेटल करती है, पेमेंट करती है, जितना वो एडमिट करेगा, यहां उसने 300 एडमिट किया तो वो जो अमाउंट भेजेगी वो 300 भेजेगी, जितना वो एडमिट करेगा उतना वो पेमेंट करेगा। इस तरह से ये हो गया हम लोगों का लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, यानी हमारे एबनॉर्मल लॉस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके जर्नल, और उससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जर्नल, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस क्लेम एडमिट और सेटल होने का जर्नल। इस तरह से ये हम लोगों ने आज देखा। आज के सेशन में हमने देखा एबनॉर्मल लॉस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके जर्नल्स कैसे बनेंगे, कैसे सोचेंगे उनको, और इस तरह से हमने एबनॉर्मल लॉस के टॉपिक को आज समझा है। अब आप लोग घर पे अपना बुक से, टेक्स्ट बुक से इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। जहां डाउट्स होता है नीचे कमेंट में अपने डाउट्स लिख दें, मैं एड्रेस कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।